Hello everyone, good morning. Welcome to our channel Current Event Explainer run by UPSC Aspirants Community where we discuss the Hindu very elaborately daily. Fine. So today's date is 5th Feb 2024 and we are going to discuss the Hindu. ठीक है, पूरा करवाते हैं हम रोज के रोज आर्टिकल्स को हम स्टोरी के फॉर्म में चेंज करते हैं एंड इट्स वेरी इफेक्टिव. प्लीज पूरा देख के जाइएगा, डोंट लीव द सेशन इन बिटवीन. ओके, सो लेट्स बिगिन. Today is 5th Feb 2024 Monday. Okay. So first we will cover the important articles. We will directly switch on to text and context. Fine. So the article in today's text and context is Uttarakhand's UCC. Means Uttarakhand is trying to implement Uniform Civil Code. Fine. Let's see what the article says. Article will talk about debate surrounding the UCC in Constituent Assembly. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या डिबेट हुई थी यूसीसी को लेके. फाइन. उसके बाद हम देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट में यूसीसी इंप्लीमेंट कर सकती है. फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपने ऑर्डर्स दिए हैं रिगार्डिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी. फाइन. लेट्स सी. स्टोरी ये है कि उत्तराखंड असेंबली ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने के लिए बोला है अभी 4 दिन में, इसी वीक पे. ठीक है, इसी वीक के 4 दिन में यूसीसी पास कर देंगे उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली. फाइन. स्टोरी ये है. तो व्हाट इज दिस यूसीसी इज? ठीक है, यूसीसी इज यूनिफॉर्म सिविल कोड. इट सीक्स टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉज टू रिप्लेस द डिस्टिंक्ट पर्सनल लॉज ऑफ एवरी रिलीजन पर्टेनिंग टू सब्जेक्ट सच एज मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉज. मतलब एक समांतर तरीके के लॉज सारे रिलीजन, सारे धर्म जितने भी इंडिया में हैं उन सबके लिए एक समांतर लॉ होगा. कहां पे? पर्सनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में. अब ये पर्सनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? ये चीजें आती हैं आपकी मैरिज, ठीक है, आपका डिवोर्स, ठीक है, आपका अडॉप्शन, आप मतलब बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं कि नहीं, और आपकी इनहेरिटेंस मतलब आपकी जमीनों और जायदाद जो अपने पापा से इनहेरिट करते हैं. ठीक है, उनके केसेस में लॉस. तो इसमें अभी डिफरेंसेस क्या है राइट नाउ? डिफरेंसेस आर कि जैसे शादी है, हिंदू पर्सनल लॉ प्रोहिबिट्स पॉलीगैमी, मतलब आप एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते. ठीक है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ ये अलाउ करता है कि आप एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं. फाइन. तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद ये जो डिफरेंट लॉज है ना, जैसे मैंने आपका मैरिज का एग्जांपल दिया ना अभी, ये सारे खत्म करके एक सिंगल बना दिया जाएगा. फॉर एग्जांपल यूसीसी में लिखा है कि अ पर्सन कैन मैरी अ वुमेन ओनली वन टाइम. ठीक है, तो वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो सबके लिए अप्लाई होगा. ठीक है, इट मींस दिस इज द मीनिंग ऑफ यूसीसी. फाइन. और ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां मेंशन्ड है? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44. ठीक है, मैंडेट्स दैट स्टेट शैल एंडीवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन ए यूसीसी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है, ये आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए याद रखना है कि आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज डीपीएसपी. ठीक है, इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू इंप्लीमेंट यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ कंट्री. फाइन. उसके बाद क्या है कि प्रोविजन शुड बी इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज वाज द सब्जेक्ट ऑफ इंटेंस डिबेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली. मतलब यूसीसी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में कहां मेंशन है, क्लियर हो गया इस वाले में. अब हम चलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यूसीसी को लेकर क्या डिबेट हुई थी. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो सबसे बड़ी डिबेट थी वो ये थी कि यूसीसी को आप फंडामेंटल राइट बनाओगे या फिर उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इंक्लूड करोगे. ये सबसे ज्यादा डिबेट बड़ी थी. तो इसके बेसिस पे जो कुछ लोग थे उन्होंने कहा कि यूसीसी डाइल्यूट कर देगा किसकी, रिलीजियस माइनॉरिटीज की राइट को, और डाइवर्सिटी जो हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करती है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा. फाइन. एक ये आर्ग्यूमेंट था. ठीक है, दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या था? एक अहमद साहब थे बंगाल के, उन्होंने आर्ग्यू किया कि आर्टिकल 19, ठीक है, जो फ्रीडम प्रोवाइड करवाता है ना आर्टिकल 19, और आर्टिकल 25 जो राइट टू रिलीजन प्रोवाइड करवाता है, इन सबसे, ठीक है, ये आपका यूसीसी कॉन्ट्रडिक्ट करेगा. ठीक है, उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट रखा. ठीक है, उसके बाद के मुंशी उन्होंने क्या आर्गुमेंट रखा कि यूसीसी वुड नॉट डिफीट द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन सिंस द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज रिलेटेड टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस. मतलब के मुंशी जी का ये कहना था कि आपके यूसीसी लाने से, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो आर्टिकल 25 में मेंशन्ड है यहां पे, ये आपका एम्पावर या मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होगा, क्योंकि स्टेट एम्पावर्ड है कि वो रिलीजियस राइट को भी बचाने के लिए लॉ बना सकता है. तो अगर यूसीसी कहीं भी इफेक्ट कर रहा है रिलीजियस राइट को, तो स्टेट के पास पावर है कि वो उस राइट को बचाने के लिए लॉ बना दे. ठीक है, तो वो ऐसे इंपैक्ट नहीं करेगा राइट टू रिलीजन को. फाइन. फिर के मुंशी जी ने कहा कि यूसीसी से क्या होगा लाने से, ये इक्वालिटी प्रमोट करेगा. ठीक है,
और वुमेन जो पर्सनल लॉ के अंदर डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस होती है ना वुमेन के लिए, उनको भी खत्म करेगा। फॉर एग्जांपल ये अपना जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है ये ट्रिपल तलाक के लिए हाँ करता है, ठीक है, ये हाँ करता है कि हलाला एक प्रैक्टिस है वो फॉलो करने के लिए। फिर अगर यूसीसी इंप्लीमेंट हो जाएगा ना तो दीज ऑल प्रैक्टिसेस व्हिच आर डिस्क्रिमिनेटरी टुवर्ड्स वुमेन दिस विल बी डन अवे। फाइन, ये के एम मुंशी जी के आर्गुमेंट थे, ठीक है, इसलिए यूसीसी इंप्लीमेंट करना चाहिए। फिर अंबेडकर जी का क्या आर्गुमेंट थे? अंबेडकर जी सेड कि यूसीसी वाज डिजायरेबल, ठीक है, यूसीसी डिजायरेबल है बट इट शुड रिमेन प्योरली वॉलेंट्री। मतलब आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाल के कंपलसरी मत करिए, आप इसको वॉलेंट्री रखिए कि ओवर द टाइम स्टेट के पास खुद की वॉलेंट्री कॉन्शियसनेस से आना चाहिए कि हाँ दिस इज द राइट टाइम फॉर द कंट्री टू प्रोवाइड विथ यूनिफॉर्म सिविल कोड। फाइन, डोंट ट्राई टू कंपेल देम टू इंप्लीमेंट यूसीसी, ठीक है, आप उनकी इच्छा के अनुसार कर दीजिए, आप उन पे कंपेल मत करिए, ठीक है। फिर इसी के साथ यूसीसी को डीपीएसपी में डाल दिए, क्योंकि डीपीएसपी के जो प्रोविजंस होते हैं वो कंपलसरी नहीं होते ना, दीज आर वॉलेंट्री। स्टेट टाइम और इकोनॉमिक वाइबिलिटी के हिसाब से इंप्लीमेंट करेगा कंट्री में जब उसको लगेगा कि हाँ अब सही समय आया है, इसलिए इसको डीपीएसपी में डाल दिया गया। क्लियर है आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या डिबेट थी। फिर अब उत्तराखंड का यूसीसी का क्या केस है? 2022 में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट जज रंजन साहब हमारे हेड थे। उनको कहा गया था कि आप एग्जामिन करिए वेज हाउ दिस यूसीसी कैन बी इंप्लीमेंटेड, ठीक है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट लेने के बाद उत्तराखंड के जो अपोजिशन में थे पार्टीज लाइक कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस ने कहा कि ये एक बीजेपी का एजेंडा है ताकि फिर से सोसाइटी पोलराइज हो जाए हिंदू और मुस्लिम में, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लोग अपोज कर रहे हैं, कुछ हिंदूज भी हैं जो अपोज कर रहे हैं यूसीसी का, ठीक है। लेकिन आप यूसीसी को इंप्लीमेंट करेंगे तो आप हिंदू मुस्लिम में डिवाइड क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये कांग्रेस का व्यू था। फिर उसके बाद कुछ एमएलएज जो शेड्यूल ट्राइब के बेनिफिट के लिए कंसर्न है, उन्होंने कहा कि शेड्यूल ट्राइब जो ट्राइबल कम्युनिटी है 2.9% उत्तराखंड पॉपुलेशन की, वो उसने कंसेंट नहीं किया है कि आप यूसीसी लाएं, ठीक है। दे डिड नॉट कंसेंटेड फॉर द यूसीसी। उसमें एक सबसे बड़ी जो है ना वो वान गुजर ट्राइब है मुस्लिम की, जिसमें 60,000 लोग हैं, ठीक है। मतलब इनका ये कहना है एमएलए साहब का कि एसटी कम्युनिटी भी, ठीक है, इज नॉट प्रोवाइडिंग देयर कंसेंट फॉर ब्रिंगिंग दिस यूसीसी। फाइन, तो ये उत्तराखंड में अपोजिशन हो रही है, ठीक है, कमेटी की रिपोर्ट के बाद। फिर उसके बाद व्हाट चेंजेस कैन बी एक्सपेक्टेड अगर यूसीसी उत्तराखंड में इंप्लीमेंट कर दिया गया, ठीक है। तो यूसीसी इज सेट टू फोकस ऑन जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग प्रोविजंस दैट ट्रीट मैन एंड वुमेन इक्वली स्पेशली इन मैटर्स पर्टेनिंग टू इनहेरिटेंस। मतलब यूसीसी लाने के बाद आपको जेंडर इक्वालिटी देखने को मिलेगी मैन और वुमेन के बीच में, क्योंकि हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ में दिस जेंडर इक्वालिटी कांट बी सीन, ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनहेरिटेंस। मींस अगर आपको अपने माँ बाप की जायदाद में हिस्सा चाहिए तो लड़की और लड़के में दोनों में, ठीक है, समानता नहीं थी। यू डोंट सी इक्वालिटी, मतलब लड़के को ज्यादा मिलता था, लड़की को केवल 25% मिलता था, लड़के को 50% मिलता था। तो ये जो इनइक्वालिटी है मैन और वुमेन के बीच में, ये खत्म हो जाएगी यूसीसी लाने के बाद, ठीक है। और आपको क्या देखने को मिलेगा, जो प्रैक्टिसेस गवर्निंग मैरिज एंड डिवोर्स है ना, सच एज पॉलीगैमी और इद्दत। व्हाट इज दिस इद्दत? इद्दत इज अ मैंडेटरी पीरियड ऑफ वेटिंग टू बी ऑब्जर्व्ड बाय वुमेन फॉलोइंग द dissolution of Muslim marriage. Sorry, there is a injury in my mouth, so I can't speak. I can't pronounce the word. My slip of tongue is happening. Please bear with it. Fine. So this इद्दत का मतलब क्या है कि जब किसी मुस्लिम वुमेन की शादी टूट जाती है ना तो उसको वेटिंग पीरियड करना पड़ता है, एक मैंडेटरी वेटिंग पीरियड है, उसके बाद ही वो रीमैरिज कर सकती है, ठीक है, उसको इद्दत कहते हैं। तो ये मैरिज, डिवोर्स और इद्दत वाले जो प्रैक्टिसेस हैं इनमें भी आपको यूनिफॉर्मिटी मिलेगी, ठीक है, जब यूसीसी आ जाएगा, ठीक है। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये कोड इंप्लीमेंट होता है तो पहले मुस्लिम वुमेन है उसको केवल 25% शेयर मिलता था इनहेरिटेंस के दरमियान अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी का, और यूसीसी के बाद ये भी खत्म हो जाएगा तो उसको 50% मिलेगा। फाइन, क्लियर है। व्हाट इज द नेक्स्ट चेंजेस व्हिच विल हैपन? चेंजेस डिवोर्स, मैरिज रजिस्ट्रेशन, एडॉप्शन और सोशल सिक्योरिटी फॉर एजिंग पेरेंट्स विल आल्सो बी कवर्ड अंडर द लॉ, ठीक है, ये सारे इश्यूज भी कवर होंगे यूसीसी के अंडर। क्लियर है, दिस पैरा इज क्लियर। व्हाट चेंजेस विल बी एक्सपेक्टेड? दिस चेंजेस यू कैन राइट इन योर मेंस आंसर इफ यू हैव अ क्वेश्चन ऑन यूसीसी, ठीक है। आप मेंशन कर सकते हैं कि यू कैन स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन दैट रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट tried to implement UCC, ठीक है, these all changes can be expected. Fine. फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है यूसीसी के कॉन्टेक्स्ट में? सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में शाह बानू बेगम केस में ये कहा था कि इट इज अ मैटर ऑफ रिग्रेट दैट आर्टिकल 44 ऑफ डीपीएसपी व्हिच सेज कि स्टेट शुड इंप्लीमेंट यूसीसी
ये अभी तक डेड लेटर है। मतलब कोर्ट ने ये कहा था कि आर्टिकल 44 अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। 1985 में शाहबानो केस में ये कहा था कि आर्टिकल 44 अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो दिस इज मैटर ऑफ रिग्रेट। मतलब ये अपने आप में शर्मिंदगी वाली बात है कि अभी तक 44 आर्टिकल 44 इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, फिर यही सेम चीज दोहराई थी कोर्ट ने किसमें, सरला मुदगल केस में 1995 में और जॉन केस में 2003 में। ठीक है, दीज ऑल केसेस यू कैन रिमेंबर फॉर योर मेंस। फाइन। फिर उसके बाद लास्ट ईयर जो कोर्ट है ना, उसने एक पिटीशन को डिसमिस कर दिया। एक पिटीशन मतलब एक केस फाइल किया गया था, उसमें कहा गया था कि उत्तराखंड गवर्नमेंट जिसने कमेटी बनाई है यूसीसी इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको आर्टिकल 162 परमिट ही नहीं करता कि भाई स्टेट गवर्नमेंट यूसीसी को इंप्लीमेंट कर सकती है। ऐसा केस फाइल हुआ था। ठीक है, अभी आर्टिकल 162 क्या है? आर्टिकल 162 ये कहता है कि स्टेट के पास उन्हीं चीजों पे एग्जीक्यूटिव पावर है जिन चीजों पे स्टेट लॉ बना सकता है। ठीक है, मतलब executive power of state extends to matter with respect to which legislature of the state has the power to make laws। मतलब जिन मैटर्स पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है उसी मैटर्स पे वो एग्जीक्यूटिव एक्शंस भी ले सकती है। तो इंप्लीमेंटिंग यूसीसी इज अ एग्जीक्यूटिव एक्शन। ठीक है, तो केस फाइल हुआ कि 162 आर्टिकल के साथ में अगर उसके तौर पे देखा जाए तो दिस स्टेट गवर्नमेंट डजंट हैव टू पावर टू इंप्लीमेंट यूसीसी। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एंट्री 5 जो है ना कंकरेंट लिस्ट की ऑफ 7th शेड्यूल, उसमें लिखा है कि मैरिज, डिवोर्स, इन्फेंट्स, माइनर एडॉप्शन, सक्सेशन, ज्वाइंट फैमिली एंड पार्टीशन, ऑल मैटर्स, ठीक है, इनके रेस्पेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट और एज वेल एज पार्लियामेंट दोनों लॉ बना सकती है। और ये सारे मैटर्स क्या है? दीज आर ऑल मैटर्स विच कम अंडर यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर आते हैं। तो कोर्ट ने ये कहा आपको कि भाई स्टेट के पास पावर है कि वो स्टेट में यूसीसी इंप्लीमेंट कर सकता है। और ये पावर कहां से आ रही है? ये पावर आ रही है एंट्री 5 ऑफ कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, जिसमें ये सारे सब्जेक्ट्स मेंशन है। फाइन। तो कोर्ट ने ये चीज खारिज कर दी और कह दिया कि स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू इंप्लीमेंट। फाइन। फिर लॉ कमीशन ने क्या कहा था? 2016 में बीजेपी गवर्नमेंट ने लॉ कमीशन को कहा था कि आप एक रिपोर्ट दीजिए जिसमें आप बताइए कि हम यूसीसी को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दी अपनी। ठीक है, उसने कहा कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड ना तो जरूरी है ना डिजायरेबल है एट दिस स्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब अभी कंट्री में यूसीसी लाना ना नेसेसरी है ना डिजायरेबल है। ठीक है, ये लॉ कमीशन ने कहा। ठीक है, मतलब द रिपोर्ट स्टेटेड दैट अ यूनिफाइड नेशन डिड नॉट नेसेसरली नीड यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, ये कह दिया उसने, मतलब टुडे राइट नाउ इज नॉट द राइट टाइम टू इंप्लीमेंट इट। ठीक है, लेकिन उसने कहा कि रिकमेंडेशन दी है कि जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं और स्टीरियोटाइप्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं पर्सनल लॉ में, उनको आप अमेंडमेंट के साथ हटा दो। ठीक है, बट यूसीसी का अभी टाइम नहीं आया है ना इतना जरूरी है लाना। ठीक है, अब आगे क्या हो रहा है? उत्तराखंड ने तो भाई कह दिया कि हम यूसीसी लाने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाँ कर दी कि ठीक है भाई, आप कॉन्स्टिट्यूशन आपको नहीं रोकता कि आप यूसीसी ना लाएं, इट इज वेरी लीगल, यू कैन ब्रिंग इट। उसके चलते देख मध्य प्रदेश और गुजरात गवर्नमेंट ने भी कमेटी अपॉइंट कर दी है जिसने उस कमेटी को देखना है कि यूसीसी कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। फाइन, गुजरात और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। क्लियर है आर्टिकल आपको? फाइन, एवरीथिंग इज क्लियर। सो लेट्स स्विच ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल। फाइन, नेक्स्ट आर्टिकल इन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इज अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग पर्सनल आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन सेफ। ठीक है, अब ये क्या है? देखो, पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन करते हैं, एजेंसी मेंटेन करती हैं। कौन से ऑर्गेनाइजेशन? फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी में अप्लाई करते हैं। ठीक है, दे आस्क फॉर योर फोटो, योर सिग्नेचर, योर आधार नंबर। तो दिस इज अ ऑर्गेनाइजेशन, यूपीएससी इज अ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट हैज योर पर्सनल आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन। फाइन, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन के पास इंफॉर्मेशन है इनके ऊपर साइबर अटैक्स हो रहे हैं और ये इंफॉर्मेशन हैकर्स चुरा के ले जा रहे हैं। फाइन, तो अब स्टोरी क्या है देखते हैं। रिसेंटली जो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री है, हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है विजुअल्स के साथ। ठीक है, उस वीडियो को देख लो आप लोग पहले, अभी प्ले होने जा रही है। ठीक है, वॉच इट, यू विल दिस होल आर्टिकल इज समराइज्ड in a video format, very effective for retaining, ठीक है, for recalling, it's very effective, so just watch it. Ever thought about how important your personal data can be to someone else? We live in a digital age where data is the new gold. Among the most precious is personally identifiable information, or PII. This is any data that an organization holds which could potentially be used to identify you. It could be your Aadhaar number, PAN, voter identity, passport, date of birth, contact number, address, even your biometric information. This information is not just important, it's critical.
Just recently, the Ministry of Corporate Affairs patched a crucial vulnerability in their online portal. A vulnerability that had exposed the personal details of more than 98 Leica directors of Indian companies. This highlights the immense value of your personal data, not just to you but to cybercriminals as well. So remember, your personal data is not just yours, it's a potential goldmine for cybercriminals. What happens when your personal data falls into the wrong hands? It's more than just a theoretical question. When your personally identifiable information, or PII, is exposed, it opens the door to a world of risks. Cyber attacks and weaknesses in digital infrastructure can lead to such exposure, allowing threat actors to gain access. With this data, they can launch targeted attacks on individuals, using your personal details against you. Let's take a look at recent events that highlight this danger. In 2023, a bot on Telegram was found to be returning personal data of Indian citizens who registered with the CoWIN portal for vaccination. Similarly, an American cybersecurity company reported a massive data breach where PII of 815 million Indian citizens were up for sale on the dark web. These incidents underline a chilling reality. Your personal data can be a weapon used against you if not safeguarded properly. So, how can you protect your personal data? If this question has been bothering you, don't fret. There are a few simple steps you can take. First off, whenever you're browsing the web, especially when you're about to enter your personal information, always look for HTTPS in the URL. The S stands for secure. It's a sign that the website you're visiting is taking measures to protect the information you provide from unsecured connections. The S stands for secure. It's a sign that the website you're visiting is taking measures to protect the information you provide from unsecured connections. Some web browsers even display a lock symbol in the URL bar to indicate a secure website. Another crucial step is to use a virtual private network or VPN when accessing sensitive information on public networks. A VPN encrypts your data, making it much harder for threat actors to access your personal information. A VPN encrypts your data, making it much harder for threat actors to access your personal information. Remember, protecting your personal data is not a one-time task. It's an ongoing responsibility. So stay vigilant and take these steps to ensure your data stays in the right hands, yours. Okay, you have watched the video, fine. अब आर्टिकल मैं आपको मैं आर्टिकल की समरी बता देता हूं इन हिंदी, ठीक है, स्टोरी क्रिएट करवा देता हूं आपको, फाइन. तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने रिसेंटली उनके पोर्टल पे वल्नरेबिलिटी पाई गई है, ठीक है. तो क्या हुआ, अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पोर्टल पे कुछ लूप होल्स फाइंड किए गए हैं जिनके थ्रू हैकर्स इंफॉर्मेशन को चुरा सकते हैं, फाइन. नेक्स्ट क्या है कि ये वल्नरेबिलिटी जो है ना, वो क्या, ये जो लूप होल्स हैं वो क्या एक्सपोज करते हैं, ये पर्सनल डेटा एक्सपोज कर देते हैं. कौन सा, आधार का, पैन कार्ड का, वोटर आइडेंटिटी, पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस, मोर देन 98 लाख डायरेक्टर्स ऑफ इंडियन कंपनीज, ठीक है. अब मैं आपको बता दूं, ठीक है, ध्यान से सुनना. ये जो मिनिस्ट्री है ना कॉर्पोरेट अफेयर्स की, इस पे आपको अपनी कंपनी लिस्ट करवानी पड़ती है. तो जब आप अपनी कंपनी लिस्ट करवाओगे ना इस पे, तो आपको अपने डायरेक्टर्स का इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा, ठीक है. इन्फॉर्मेशन कौन सा डालना पड़ेगा, आपको उनका आधार नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है, आपको उनका पैन कार्ड डालना पड़ेगा, आप उनको वोटर आइडेंटिटी, पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ये सारा कुछ डालना पड़ता है. तो अब जब ये ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना सारा डेटा है और इनके अंदर लूप होल्स हैं, इनके पास साइबर सिक्योरिटी स्ट्रांग नहीं है, तो हैकर्स आके ये इन्फॉर्मेशन चुरा के लेके चले जाते हैं, ठीक है. यही हुआ रिसेंटली, ठीक है. तो अब ये पर्सनल, ये जो भी इंफॉर्मेशन थी ना, आधार, पैन, वोटर आइडेंटिटी, पासपोर्ट, ये सारी पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है. मतलब इसको पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन कहते हैं. अब ये पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन क्या होती है, इट इज एनी डेटा और इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, फाइन, और एजेंसी दैट कैन पोटेंशियली बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल. मतलब दिस कुड इंक्लूड इंफॉर्मेशन सच एज आधार, पैन, वोटर आइडेंटिटी, passport, date of birth, contact number, communication address and biometric information. Biometric information includes your fingerprint, your eye scan, your thumbprint. All these include biometric information. Fine. तो सिंपल वर्ड्स में पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन क्या है, वो इंफॉर्मेशन जो आपके होने का सबूत दे सकती है. मतलब इफ अ पर्सन हैज एक्सेस टू दिस इंफॉर्मेशन, दे कैन फाइंड यू आउट. आप कहीं भी दुनिया में छुपे हो, यू कैन बी फाउंड आउट. वो इंफॉर्मेशन क्या है,
वो है आपका आधार नंबर, पैन कार्ड। इनके थ्रू अगर किसी के पास ये सब होता है ना आपका, तो दे कैन पिन पॉइंटली फाइंड आउट कि आप हैं कौन, आपके घर में कितने हैं, आपका नाम सब पता कर सकते हैं वो, अगर उनके हाथ में ये इन्फॉर्मेशन लग जाए। इसलिए इसका नाम रखा गया पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद नॉन पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वो इंक्लूड करती है आपका इमेजेस, फोटोग्राफिक इमेजेस, ठीक है। आपकी प्लेस ऑफ बर्थ आपने डाल दी, ठीक है, आपके ज्योग्राफिक इंडिकेटर्स, आपका एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स, अगर ये किसी के पास होंगे ना तो वो आपको पिन पॉइंटली नहीं पहचान पाएगा, थोड़ा बहुत अंदाजा लगाएगा कि हाँ ये इंसान हो सकता है, बट आपको पिन पॉइंटली आइडेंटिफाई करने के लिए उसके पास पर्सनल आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्लियर है। उसके बाद एक होती है सेंसिटिव, एक होती है नॉन सेंसिटिव पर्सनल आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नॉन सेंसिटिव में क्या होता है, नॉन सेंसिटिव वो होती है जो पब्लिकली अवेलेबल है, ठीक है, और उसको अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजा जाता है यहां से वहां। वो क्या है, वो क्या इंक्लूड करती है, आपका जिप कोड हो गया, ठीक है, आपका जेंडर हो गया, आपका रिलीजन हो गया, ठीक है, ये नॉन सेंसिटिव है। और सेंसिटिव क्या इंक्लूड करती है, सेंसिटिव इंक्लूड करती है आपकी बैंक डिटेल हो गई, ठीक है, आपका डिजिटल अकाउंट हो गया, ठीक है, आपका आधार नंबर हो गया, ये सारी सेंसिटिव है। क्लियर है यहां तक आर्टिकल। तो ये पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन को अगर एक्सपोज रखा जाए तो इसमें रिस्क क्या है, देखो, व्हाट आर द रिस्क ऑफ PII एक्सपोजर, मतलब अगर ये किसी के पास पहुंच जाए तो रिस्क क्या इन्वॉल्व है। देखो, साइबर अटैक और डिजिटल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वीक है तो आपके सिटीजन्स की पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, ठीक है, हैकर्स तक एक्सपोज हो सकती है, फाइन। तो दिक्कत क्या है कि ये जो हैकर्स है ना, ये जब आपकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं ना, तो ये इस इंफॉर्मेशन को सेल कर देते हैं, कहां पे, डार्क वेब पे, ठीक है। दे सेल दिस होल इंफॉर्मेशन ऑन डार्क वेब टू वेरियस, मान लो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फॉर एग्जांपल बिजनेस ग्रुप्स हैं जिनको भाई अपनी सेल्स को टारगेट करना है, तो दे बाय दिस ऑल इंफॉर्मेशन, ठीक है, फाइन। तो विच कैन बी सेल्ड ऑन डार्क वेब। क्लियर है। व्हाट इज द रिसेंट इवेंट्स वेयर PII वाज कॉम्प्रोमाइज्ड, मतलब अभी हाल ही में इंडिया में कौन से रिसेंट इवेंट्स थे जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है ना उसको साइबर अटैक्स के थ्रू चुराया गया है। तो 2023 में, ठीक है, जो कोविड वैक्सीन वाला पोर्टल था ना जिसपे आप लोगों को अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट मिलता था, उस पे साइबर अटैक हुआ और उससे इंफॉर्मेशन चुराई गई, ठीक है। एक ये था। दूसरा क्या था कि जो अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी वाली कंपनी है उसने कहा कि 81 करोड़, ध्यान से सुनना इसको, 81 करोड़, ठीक है, इंडियन सिटीजन्स ऐसे हैं जिनका आधार नंबर और पासपोर्ट डार्क वेब पे सेल किया जा रहा है, ठीक है, अमेरिकन कंपनी ने कहा। कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज है ये सिक्योरिटी पे, मतलब whenever now if you are a very well educated citizen, आपको ये लगना चाहिए कि भाई जब स्टेट के पास इतनी पावर नहीं है, इतनी उसकी दम नहीं है कि वो आपके डाटा को साइबर अटैक से और दिस चीप एंड स्टीलिंग से बचा सके, तो यू डोंट एज अ अवेकन सिटीजन यू शुड नॉट प्रोवाइड योर डेटा टू इररिस्पांसिबल एक्टर, ठीक है। आप किसी बेवकूफ के हाथ में अपना डेटा मत दो ना, अगर वो आपके डेटा को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, आप में दो ही मत उसको डेटा, ठीक है। इन दिस केस दिस इज गवर्नमेंट विच कांट प्रोवाइड प्रोटेक्ट अवर डेटा, फाइन, ठीक है, यही सारा था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसमें कुछ मेंशन है कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन को ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप कि एक तो आपका जो आप वेबसाइट सर्च करते हैं ना नेट पे, उसमें आप HTTPS URL के साथ लगा होना चाहिए, URL के साथ, ये आप चेक करिए, ठीक है। इसमें ये HTTPS में S जरूर लगा होना चाहिए, S स्टैंड्स फॉर सिक्योर कनेक्शन, ठीक है। सिक्योर एंड लेजिटिमेट वेबसाइट्स हैं, कोई हैकर की वेबसाइट नहीं है, ठीक है। तो आप HTTPS के लिए चेक करिए। अगर इसके लिए चेक नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी वेबसाइट जब खोलते हैं ना तो उसके ऊपर एक ये लॉक का निशान बन के आता है, फाइन, आप ये लॉक के निशान को चेक करिए। अगर ये लॉक का निशान बन के आ रहा है तो मतलब आपकी वेबसाइट सिक्योर है, URL के बगल में, मतलब फॉर एग्जांपल ये URL है, ठीक है, ये URL है, फाइन, दिस इज URL। तो इसमें आप चेक करिए यहाँ पे कि यहाँ पे लॉक का निशान बन के आ रहा है, अगर वो बन के आ रहा है तो इट्स सिक्योर कनेक्शन, ठीक है, आपका डेटा लीक नहीं हो सकता फिर। और जब भी आप ऑनलाइन कनेक्शन या पब्लिक नेटवर्क यूज करिए या मान लो UPSC की वेबसाइट यूज करिए तो आप VPN यूज करिए, ठीक है, ठीक है, ये सारे मेजर्स हैं इसमें, ठीक है। और अवॉइड करिए कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करें, वो भी अवॉइड करिए, फाइन। तो वी हैव डिस्कस दिस होल आर्टिकल, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग पर्सनली आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन सेफ, ठीक है, कैसे सेफ रखनी है, ठीक है, इंडिया में कौन कौन से अटैक्स हो चुके हैं, ठीक है, पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन क्या होती है, सेंसिटिव नॉन सेंसिटिव PII क्या होती है, सारा डिस्कस किया हमने, फाइन। यू हैव वॉच्ड द वीडियो आल्सो, ठीक है। प्लीज कीप वॉचिंग दिस होल एनालिसिस, बीच में छोड़ के मत जाना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको सारा रिटेन रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको हिंदू पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, फाइन। तो वी हैव कंप्लीटेड टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, क्लियर है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट हो गया, फाइन। नाउ लेट्स गो टू साइंस सेक्शन which comes in the last of this e-newspaper of the Hindu. This is the science section, fine. इसमें ये कोई इंपॉर्टेंट मुझे न्यूज़ नहीं लगी है, फिर भी मैंने कुछ हाईलाइटेड पार्ट रखा है ताकि आपको एक
फुलफिलमेंट की फीलिंग आई कि हमने पूरा द हिंदू कवर किया है पेज टू पेज, इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ। इसमें क्या हुआ कि एक जापानीज, ये जापानीज स्टूडेंट तुसुजी, ठीक है, तुसुजी, इसको ही लाइक्स टू स्टडी फ्लाइज, मतलब इसको पसंद थी इंसेक्ट्स को पढ़ना, ठीक है, उनको ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया है कि ये जो फ्लाइज है ना, वो फील करती हैं फियर को कि नहीं। जैसे ह्यूमंस डर को महसूस करते हैं, क्या ये इंसेक्ट्स भी डर को महसूस करते हैं? इन्होंने ये पढ़ाई अपने ऑब्जर्वेशन में निकाला है। तो इन्होंने ये निकाला है कि हालांकि जो फ्लाइज हैं वो हमारे ब्रेन और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है ना उससे मैच नहीं करती, क्योंकि हमारा एवोल्यूशन हुआ था मंकी, ठीक है, एप्स के थ्रू। तो दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, इंसेक्ट्स, है ना। तो इन्होंने स्टडी किया है। तो इन्होंने क्या स्टडी किया है, मैं सिंपल बता दे रहा हूँ, इतना आर्टिकल डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, नो नीड, फाइन। यहाँ समझो आप, एक ये इन्होंने डिवाइस बनाया है, क्लियर। इस डिवाइस को ये सामने एलईडी लगा रखी है इन्होंने, जहाँ पे डरावनी हॉरर फिल्म चलेगी, फाइन। ये हॉरर फिल्म चलेगी यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है ना, ये इसको जूम करके दिखाया गया है इस फोटो में, यहाँ पे देखिए आप, लेट मी शो यू दिस। तो यहाँ पे इंसेक्ट बैठेगा, ठीक है, इसको बिठा दिया एक बटरफ्लाई नॉट, सॉरी, ये हाउस फ्लाई या फिर कुछ भी बी को, ठीक है। और यहाँ से ऊपर से ये जो लाइन आ रही ना, दिस इज अ पाइप विच विल ब्लो अप प्रेशराइज्ड एयर ऑन दिस इंसेक्ट, ठीक है। तो इस इंसेक्ट को यहाँ बिठाया और यहाँ पे उसको हॉरर मूवीज दिखाई चारों तरफ, ठीक है, और ऊपर से एयर ब्लो करी, ठीक है। तो इसको करने के बाद इन बंदे को पता, इन भाई साहब को पता चला कि इंसेक्ट जो है ना वो एलईडी की तरफ आंखें ना करके बल्कि उसकी पीछे वाली डायरेक्शन में आंखें कर रहा है, इस तरफ, वो अपनी बॉडी इस तरफ घुमा लेता है, ठीक है। तो इन्होंने ये कंक्लूड किया इस बिहेवियर से कि भाई इंसेक्ट भी डरता है, और जब आप उसको उस पर प्रेशराइज्ड एयर ब्लो करते हैं और आप उसको हॉरर मूवी दिखाते हैं ना, तो उसमें एक तरीके का, यहाँ पे देखिए आप, न्यूरोकेमिकल निकलता है जिसको कहते हैं टेकाइकिन, ठीक है, टेकाइकिन, ठीक है। ये न्यूरोकेमिकल इस बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो कि इंसेक्ट्स दिखाते हैं, मतलब अपना मुंह मोड़ लेते हैं एलईडी के दूसरी वाली डायरेक्शन में, ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि ये कैसे हेल्प कर सकता है, ये एक्सपेरिमेंट, इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है। इसका एप्लीकेशन इन्होंने ये बताया कि भाई जो लोग एंजाइटी, ठीक है, और फोबिया से परेशान है ना कहीं उनकी भी ऑकरेंस इसी न्यूट्रल स्टिमुलस की वजह से होती होगी, मतलब उनके अंदर भी यही न्यूरल केमिकल रिलीज होते होंगे जिनकी वजह से उनको डर लगता है, एंजाइटी लगती है, वो एक्स्ट्रा ज़्यादा डरे हुए लगते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा डर फील करते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने अपना एप्लीकेशन बताया, विच इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, ठीक है, और ऐसी कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी नहीं है इसमें, फाइन, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, आज का आर्टिकल नॉट गुड। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द आर्टिकल विच इज वेरी रेलेवेंट फॉर अस। रोटेटिंग ब्लैक होल, इसको क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज केयर ब्लैक होल्स, KERR, केयर ब्लैक होल्स, ठीक है, हैव अ यूनिक फीचर, मतलब क्या यूनिक फीचर इनमें, अ रीजन आउटसाइड देयर आउटर इवेंट होराइजन इज कॉल्ड एर्गोस्फीयर। अब आप इसको समझ लो ऐसे, ये रोटेटिंग ब्लैक होल है, ठीक है, ये इसकी इवेंट ऑफ होराइजन है, ठीक है, दिस इज द इवेंट ऑफ होराइजन। जो इसके बाहर का स्फीयरिकल जो एरिया ना, इसको एर्गोनोस्फीयर कहा गया है, ठीक है। इस एर्गोनोस्फीयर में अगर कोई लाइट की स्पीड से ऑब्जेक्ट जाता है ना, तो वो लाइट की स्पीड से ऑब्जेक्ट या लाइट की स्पीड से कम भी जाता है, थोड़ा सा कम, तो वो ऑब्जेक्ट बच के निकल सकता है, वो ब्लैक होल में नहीं जाएगा, ठीक है। बट अगर इवेंट ऑफ होराइजन में कोई ऑब्जेक्ट जाता है, ठीक है, तो वो 100% ब्लैक होल में चला जाएगा, और अगर उसको इवेंट ऑफ होराइजन से बच के जाना है तो उसको लाइट की स्पीड से तेज चल के निकल के जाना पड़ेगा, जो कि अभी तक कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में साइंटिस्ट को नहीं मिला जो लाइट की स्पीड से तेज चलता हो, फाइन, क्लियर। आपको एर्गोस्फीयर क्या होता है, ठीक है, फाइन, यही लिखा हुआ है, इसमें पढ़ लेना आप, मैंने सिंपल तरीके से आपको समझा दिया। तो वी आर डन विद द साइंस सेक्शन, वी आर डन विद द टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू एडिटोरियल, फाइन, एडिटोरियल पे चलते हैं। अभी एडिटोरियल में क्या आर्टिकल आया है, एडिटोरियल में जो आर्टिकल है वो पहला है, पाथ टूवर्ड्स अ प्लूरलिस्टिक सिविल सोसाइटी। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है, अभी प्ले होगी, जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। What happens when the voice of the majority gets drowned in the noise of the elite? This is a question that often emerges when we discuss the liberal public sphere. This sphere, as theorized by scholars like Jürgen Habermas, is dominated by the educated middle classes. These groups engage in rational discourse, centered on individual autonomy and self-interest. India's English language arena, particularly in journalism and civil society activism, has reflexively borrowed from this Western discourse. The role of a modernizing elite is often assumed, reinforcing the grip of traditional elites on the public sphere.
This sphere tends to favor the views of segments that skew male, upper class, and dominant castes. Despite being the so-called modernizing elite, this public sphere remains largely unresponsive to major challenges to constitutional governance. But what if the true democratic voice comes not from the elite, but from the non-elite? This is the question that the non-elite countersphere poses. It is a sphere that is vibrant and diverse, teeming with social movements, farmers and labor groups, human rights activists, and subaltern caste and tribal movements. It is a sphere that has borne witness to the powerful Una agitation against caste-based violence, the Pathalgadi movement of tribals in Jharkhand, the farmers' movements in Punjab and Haryana, and the nationwide protests against the Citizenship Amendment Act. These movements, though often dismissed by the elite public sphere as sectional or irrational, carry the true democratic voice of the people. They are not merely emotional upsurges, but deeply rational responses to systemic injustices. And if we do not accord these countersphere political actors a position of complete equality within our civil society, we risk losing the liberatory potential of these radically democratic forms of popular assertions and mass protests. These movements, often dismissed as sectional or irrational by the elite public sphere, represent the real democratic voice of the people. What did B.R. Ambedkar, the architect of the Indian Constitution, say about these principles of life? He framed the preamble in terms of a way of life that recognizes liberty, equality, and fraternity as inseparable principles. For Ambedkar, liberty cannot exist without equality, and both these principles cannot be separated from fraternity. In his perspective, liberty without equality would lead to the supremacy of the few over the many, and equality without liberty would inhibit individual initiative. Ambedkar didn't harbor any naive assumptions about the self-perpetuating nature of these principles. He understood the limited role of law in society. He wrote, "In all societies, law plays a very small part." For him, the majority is not constrained by law, but by morality. Hence, he believed that religion, in the sense of morality, must remain the governing principle in every society. In conclusion, to truly uphold the principles of liberty, equality, and fraternity, our society needs to listen to and value the voices from all spheres, not just the elite. फाइन, यू हैव वॉच्ड द वीडियो. ठीक है, इस आर्टिकल को मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट मेंशन ही नहीं है भाई, इसलिए मैंने उसकी समरी आपको वीडियो में प्रोवाइड करवा दी थी. इस आर्टिकल में कुछ भी मेंशन नहीं है. ही इज नॉट अ वेरी रिनाउंड राइटर, ही इज सम पॉलिटिकल रिसर्च एंड रिसर्चर है कोई पॉलिटिकल, ठीक है, जिसने अपने व्यूज रखे हुए हैं विच आई डोंट फाइंड रेलेवेंट फॉर आवर पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम आवर यूपीएससी पर्सपेक्टिव. फाइन. जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो माइक्रो क्रेडेंशियल, नेक्स्ट चैप्टर इन हायर एजुकेशन. ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूजीसी के चेयरमैन ने लिखा है. ठीक है, तो व्हाट डज दिस आर्टिकल से? जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ना इंडिया में, वो क्या कर रहे हैं, वो एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं कि स्टूडेंट को एम्प्लॉयबल बनाया जा सके और उनको करियर अपॉर्चुनिटीज या जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले फ्यूचर में. ठीक है, आप उनको हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है ना, आईआईटीज, आईआईएम्स, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ये स्टूडेंट्स को वो चीजें प्रोवाइड करवाती हैं जिससे कि वो जॉब मार्केट में एम्प्लॉयबल बन सकें. फाइन, ठीक है, क्लियर है. लेकिन हमारे केस में क्या हो रहा था कि हमारे केस में गैप था, गैप बिटवीन द नॉलेज दैट स्टूडेंट एक्वायर्स इन हायर एजुकेशन एंड द नॉलेज दे मस्ट हैव इन ऑर्डर टू बिकम एम्प्लॉयबल. मतलब जो उन्हें नॉलेज दी जा रही थी ना हायर एजुकेशन में और जो उनको नॉलेज चाहिए ताकि वो नौकरी कर सकें, उनमें गैप था. अब ये गैप इन्होंने बताया कि ये गैप फिलफिल हो जाएगा माइक्रो क्रेडेंशियल से. ठीक है, वो माइक्रो क्रेडेंशियल्स क्या है डिस्कस करेंगे हम. ये गैप कैसे फिल हो जाएगा उससे ये भी डिस्कस करेंगे. और माइक्रो क्रेडेंशियल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मेंशन्ड है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये भी डिस्कस करेंगे. फाइन, तो हम चलते हैं. ठीक है, व्हाट इज दिस माइक्रो क्रेडेंशियल्स? तो व्हाट आर माइक्रो क्रेडेंशियल्स? दे आर शॉर्ट ड्यूरेशन लर्निंग एक्टिविटीज with a proof of specific learning outcomes that are validated through a standard and reliable assessment process. मतलब in simple terms माइक्रो क्रेडेंशियल क्या है? ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन का लर्निंग एक्टिविटी है. मतलब आपने कहीं पे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपने स्किल एक्वायर करने के लिए कोर्स कर लिया. ठीक है, आपने कहीं पे मैकेनिक्स का कोर्स कर लिया, या फिर कहीं पे आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया, आपने वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर लिया. तो ये सारी लर्निंग एक्टिविटीज माइक्रो क्रेडेंशियल में आएंगी और इनका प्रूफ भी होता है कि आपके जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनका प्रूफ होता है. कैसे प्रूफ होता है? प्रूफ प्रोवाइड करवाया जाता है कैसे? उनको वैलिडेट करके, मतलब उनका वैलिडेशन होता है रिलायबल असेसमेंट प्रोसेस के थ्रू. मतलब आप ये कोर्स करके आए, ठीक है,
आप मान लो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके आए, ठीक है। अब एक असेसमेंट एजेंसी, ठीक है, उस आपकी लर्निंग को चेक करेगी, ठीक है, और आपको वैलिडेट करेगी कि हाँ यू रियली हैव द नॉलेज इन द फील्ड ऑफ, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। तो वो आपका माइक्रो क्रेडेंशियल बन जाएगा, ठीक है। क्लियर? माइक्रो क्रेडेंशियल क्या है? अब माइक्रो क्रेडेंशियल कई सारी प्लेयर्स हैं जो प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब कई सारे प्लेयर्स हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन लर्निंग एक्टिविटीज प्रोवाइड करवाते हैं। उनमें कौन कौन से? गूगल है, लिंक्डइन है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सारे माइक्रो क्रेडेंशियल ऑफर करते हैं, ठीक है। अब ये जो माइक्रो क्रेडेंशियल है ना, ये आपको हेल्प करेंगे आपके गैप को फुलफिल करने में। फॉर एग्जांपल, आपने फॉर्मल डिग्री प्रोग्राम किया, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, और आपको नई एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू आपको क्रेडिट मिले, ठीक है। उन क्रेडिट में, मतलब क्रेडिट कैसे मिलते हैं आपको, लेक्चर दिस लेट मी एक्सप्लेन। मैं यहीं से आर्टिकल को उठाऊंगा। पहले आपको नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्रेडिट क्या है, उसका क्या सीन है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया था, उसका क्या मतलब है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, वो समझाता हूं मैं तुम्हें। देखो बात समझो यहां पे। दिस इज एकेडमिक एक्सेस, मतलब क्लास 1 to 5, क्लास 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, फिर उसके बाद अंडर ग्रेजुएशन 1 to 3, पोस्ट ग्रेजुएशन 1 to, पोस्ट ग्रेजुएशन 2, PhD। और ये आपकी 1 to 3 यहाँ पे मेंशन है ना, ये सारी क्लासेस जो इनके मैंने अभी नाम पढ़े। और ये जो 1 to 3 मेंशन है ना, दीज आर क्रेडिट लेवल्स। मतलब अगर आप 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई कर चुके हैं तो आप क्रेडिट लेवल 1 पार कर चुके हैं। अगर आप 6 to क्लास 8 में हैं तो आप क्रेडिट लेवल 2 पे हैं। वैसे ही अगर आप PhD कर रहे हैं तो आप क्रेडिट लेवल 8 पे हैं, ठीक है। दिस इज एकेडमिक एक्सेस ऑफ क्रेडिट लेवल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग की भी क्रेडिट लेवल होती है। मतलब आपने कहीं पे एक्सपीरियंस लर्निंग की है, मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब होता है कि आपने इंटर्नशिप की है कहीं पे, तो आप ट्रेंड हैं उसमें, आप प्रोफिशिएंट हो चुके हैं जिसमें आपने इंटर्नशिप किया, आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, आप मास्टर हो चुके हैं उसके, तो उसके भी क्रेडिट लेवल प्रोवाइड करवाए जाते हैं, क्रेडिट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। क्रेडिट आर मेंशन्ड हियर व्हिच आर नॉट विजिबल, फाइन। लेकिन अगर आपने 1 साल से कम की, 1 साल से ज्यादा इंटर्नशिप की हुई है तो आप ट्रेंड हैं। 1 साल से 4 साल के बीच में किया तो आप प्रोफिशिएंट हैं, 4 से 7 में तो आप एक्सपर्ट हैं, और मोर देन 7 ईयर आपने अगर किसी फील्ड में काम किया हुआ है तो यू आर मास्टर ऑफ दैट फील्ड है। और आपको क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं यहाँ पे 10-2 लिखा हुआ है ना शायद, समथिंग, ठीक है, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट मैं आपको पूरा फ्रेमवर्क बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको स्किल एक्सेस पे भी क्रेडिट लेवल है, ठीक है, मिलते हैं आपको। 1 से स्टार्ट होता है, ये भी 8 तक जाता है, ठीक है। एकेडमिक हमने देख ही लिया, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंशियल लर्निंग वाला हमने देख लिया। तो दिस इज द होल क्रेडिट सिस्टम अंडर नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, ठीक है। और ये सारा स्टोर होगा आपकी नेशनल एकेडमिक क्रेडिट बैंक में, ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अब एक चीज और समझ लो थोड़ा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आया था 2020 की, फाइन। तो ये क्या करता है, वर्किंग कैसी है इसकी, जैसे नेशनल, ठीक है, क्रेडिट फ्रेमवर्क है ना, वो एजुकेशनल सिस्टम को 8 लेवल पे डिवाइड करता है। हमने देखा हुआ था 8 लेवल यहाँ तक, ठीक है, मतलब क्लास 5 से लेके PhD तक, ठीक है। उसके बाद आपको ये तो क्रेडिट लेवल्स हो गए 1 से 8 तक। फिर उसमें जो क्रेडिट है ना वो आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं बेसिस ऑफ लर्निंग आवर्स पे। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रेडिट आपका इक्वल होगा 30 आवर्स ऑफ नोशनल लर्निंग। नोशनल लर्निंग इज को कैरिकुलर एक्टिविटी। को कैरिकुलर मतलब योगा, स्पोर्ट्स, डांसिंग, म्यूजिक। इसका 1 क्रेडिट मतलब आपने 3 घंटे इन सब एक्टिविटीज में बिताए हों तभी आपको 1 क्रेडिट मिलेगा, ठीक है, इन अ ईयर ऑफ 2 सेमेस्टर्स, फाइन, ठीक है। अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अर्न अ मिनिमम 20 क्रेडिट्स एवरी सेमेस्टर, ठीक है, मतलब 40 क्रेडिट्स इन अ ईयर ही हैज टू अर्न, मतलब 1200 लर्निंग आवर्स आपको स्पेंड करने हैं, 40 क्रेडिट अर्न करने के लिए, किसमें, को कैरिकुलर एक्टिविटी में, ठीक है, क्लियर है, फाइन। तो दिस इज होल क्रेडिट सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, फाइन। अब हम आर्टिकल को बिगिन करते हैं, ठीक है, उठाते हैं वहीं से जहां छोड़ा था। तो इसमें क्या है कि आपने माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्स किया, ठीक है, तो जब आप डिग्री कोर्स करेंगे ना तो उसके साथ भी उसके जो क्रेडिट आप अर्न करेंगे और जो माइक्रो क्रेडेंशियल से क्रेडिट आप अर्न करेंगे ना, ठीक है, वो सारे आप अपने एकेडमिक बैंक में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रो क्रेडेंशियल उससे जो एसोसिएटेड क्रेडिट है ना वो आपको कॉम्पिटेंसी प्रोवाइड करेंगे जॉब मार्केट में, क्लियर है, फाइन। मतलब अगर कोई इंसान है जिसके बैंक में सिर्फ और सिर्फ डिग्री से रिलेटेड क्रेडिट हैं और आपकी बैंक में डिग्री से भी रिलेटेड क्रेडिट हैं और आपकी बैंक में माइक्रो क्रेडेंशियल क्रेडिट भी हैं, तो यू आर मोर प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा है कि आपको जॉब मार्केट में जॉब मिल जाए, ठीक है। इसलिए ये माइक्रो क्रेडेंशियल गैप वो फुलफिल करते हैं जो हायर एजुकेशन में था और जॉब मार्केट में था, ठीक है, ठीक है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क मैंने समझाई दिया आपको। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स क्या होती है, जहाँ पे क्रेडिट स्टोर होते हैं, वो भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद फॉर स्टूडेंट्स इन इंडियन यूनिवर्सिटीज माइक्रो क्रेडेंशियल
कैन ओपन अप अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटीग्रेटिंग डाइवर्स स्किल एज पार्ट ऑफ देयर रेगुलर एजुकेशन। मतलब आपका जो रेगुलर एजुकेशन है ना, आप मान लो बीएससी कर रहे हैं किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी से, अब आप माइक्रो क्रेडेंशियल भी कर लेते हैं, ठीक है, तो ये ना आपके डाइवर्स स्किल का परिमाण हो जाएगा, मतलब यू हैव डाइवर्स स्किल्स, ठीक है, इसका ये प्रूफ हो जाएगा, फाइन, विच विल हेल्प यू इन जॉब मार्केट। क्लियर है? दिस इज ऑल। देयर इज मच पोटेंशियल, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है कि इसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को कि आप भाई आपने 1 साल की बीएससी की है तो आपकी 1 साल के क्रेडिट आपके बैंक में पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर आपने 1 साल के बाद बीएससी छोड़ दी, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने छोड़ दी, आपको डिग्री नहीं मिलेगी, आपको क्रेडिट मिल जाएगा 1 साल का बीएससी का। फिर आपका जब मन हुआ 2-3 साल बाद, आपने कहा कि मुझे बीएससी अपनी कंप्लीट करनी है, तो आपको पहली साल रिपीट नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपके उसके क्रेडिट आपके बैंक में है, तो फिर आपको दूसरी साल और तीसरी साल करवाई जाएगी बीएससी की, और दूसरी और तीसरी साल के भी क्रेडिट आपके बैंक में स्टोर हो जाएंगे, और ये जब 3 साल के क्रेडिट पूरे कंप्लीट हो जाएंगे ना, फिर आपको डिग्री दे दी जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये जो क्रेडिट वाला सिस्टम है ना, ये काफी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। क्लियर है आर्टिकल? दिस आर्टिकल इज क्लियर, ठीक है। उसके बाद दिस सेंटर सोलर इनिशिएटिव, ठीक है, जिसमें वो 1 करोड़ घर के हाउस होल्ड के ऊपर सोलर पैनल्स लगवा रहे हैं ना, इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है अपने हिंदू डिस्कशन में, उसका मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और टाइमलाइन भी डाल दूंगा कि किस टाइमलाइन पे मैंने ये डिस्कस किया हुआ है, तो आप उसको वहां देख लेना जाके, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। 5 से 10 मिनट में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और फिशरमैन नॉट इंपॉर्टेंट वेरी, ठीक है, फिशरमैन बॉटम ट्रोलिंग करते हैं फिशिंग के दरमियान, विच इज अ प्रॉब्लम इन द एनवायरमेंट, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट, एडिटोरियल एंड साइंस सेक्शन। नाउ लेट्स डिस्कस द हिंदू फुली, मतलब उसकी छोटी छोटी न्यूज भी डिस्कस कर लेते हैं फ्रॉम द फ्रंट पेज। तो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ऑन द फ्रंट पेज टुडे there is no important news, ठीक है। so today I am skipping this front page, don't worry, I guarantee you, trust me, यहाँ पे ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है which is important from our perspective, all mentioned is a political news, ठीक है, फालतू की न्यूज है बीजेपी वगैरह की, which is not important for us, so you can skip the first page, fine। let's go to second page, sorry, this also doesn't have a relevant news for us, so you can skip this, ठीक है। states page number 3 you can also skip, there is no important news, fine। on page number 4 there is no important news, you can skip it, fine। मोदी जी अपनी रैली कर रहे हैं, फाइन, दिस इज गिवन कांग्रेस किक स्टार्ट सिलेक्शन कैंपेन, ठीक है, सीट डिफरेंस, ठीक है, आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स, फाइन, ठीक है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। एजुकेशन प्लस, दिस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट, नथिंग इंपॉर्टेंट गिवन, फाइन। एडिटोरियल वी हैव डिस्कस्ड, फाइन। ओपिनियन, ओके, ओपिनियन में जो आर्टिकल आया है वो है होल्डिंग इजराइल अकाउंटेबल। इस आर्टिकल का मैं बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं आपको, और ये भी बता देता हूं कि ये आर्टिकल मैंने डिस्कस कर रखा है अपने द हिंदू एनालिसिस में, कल या परसों के द हिंदू एनालिसिस में, ठीक है। तो इस आर्टिकल में जो भी मैंने डिस्कस किया हुआ ना, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, उसको आप देख लेना, और टाइमलाइन भी डाल दूंगा कि किस टाइमलाइन में मैंने ये डिस्कस किया हुआ है, तो आप उसको देख लेना, ठीक है, वेरी इफेक्टिव, पूरा समझ में आ जाएगा। बस इसका बैकग्राउंड में बता देता हूं कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना, यहाँ पे देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल से कहा था कि आप जो गाजा में वॉर या कॉन्फ्लिक्ट लड़ रहे हो ना, उसमें हमें ऐसा लग रहा है कि आप जीनोसाइड कर रहे हो। और ये आईसीजे में केस कैसे पहुंचा था, ये केस ले गए थे साउथ अफ्रीका वाले, साउथ अफ्रीका कंट्री वाले ले गए थे। उन्होंने कहा था कि भाई देखो, इजराइल केवल लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो जीनोसाइड कर रहा है हमास में। जीनोसाइड का मतलब क्या होता है कि आप इतना ज्यादा फिजिकल और मेंटल, आप क्या कहते हैं, इतनी ज्यादा लार्ज स्केल पे किलिंग्स, लोगों को मारने लग जाओ कि वो ऐसा लगे कि आप उस एथनिसिटी या उस नेशनल्स, जिस कंट्री के वो नेशनल्स, उस नेशनल्स को पूरी तरीके से दुनिया से खत्म ही करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, हिटलर का जो एक्ट है उसको जीनोसाइड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज हिटलर वांट्स टू एलिमिनेट ज्यूइश फ्रॉम दिस वर्ल्ड, मतलब वो ज्यूज एथनिक ग्रुप को पूरा ही खत्म करना चाहता था। तो वेदर यू आर ए इनोसेंट ज्यूइश, वेदर यू आर ए गुड ज्यूइश, डजंट मैटर फॉर हिटलर, इफ यू आर ए ज्यूइश यू विल बी किल्ड। तो दिस इज अ जीनोसाइड। वही ये लग रहा है साउथ अफ्रीका और आईसीजे ने कहा है कि आप इजराइल वाले हमास में कर रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि इन्होंने अटैक किया था या नहीं किया था। आप कोई भी इनोसेंट है, कोई भी बच्चा है, औरत है, कुछ भी है, बस आप ये देख रहे हैं कि हाँ ये पैलेस्टीनियन है तो इसको मार दो जान से, ठीक है। यू वांट टू एलिमिनेट पैलेस्टीनियंस फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो जीनोसाइड क्लियर है। तो साउथ अफ्रीका ने केस किया था और आईसीजे ने कहा कि हो सकता है आप जीनोसाइड कर रहे हो, तो आप अपने प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए, जिससे हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को लगे कि आप जीनोसाइड नहीं कर रहे हैं, यू आर फाइटिंग अ जेन्युइन वॉर फॉर योर इंटरेस्ट, फॉर योर नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। बैकग्राउंड क्लियर है, जस्ट क्लियर है आर्टिकल का, और एलैबोरेशन में डिस्कशन चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वीडियो को वॉच कर लेना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट आर्टिकल ऑन दिस ओपिनियन पेज इज कि पंचायत जो है वो 1% उनका रेवेन्यू सिर्फ टैक्सेस से आता है, ठीक है। इसका क्या सीन है मैं देख लेता हूं। ये है कि ओनली 1% ऑफ द रेवेन्यू पंचायत अर्न वो उनके टैक्सेस से आता है, बाकी का 80% रेवेन्यू जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट से आता है, और 15% स्टेट गवर्नमेंट की ग्रांट से आता है। मतलब
पंचायत के पास देयर सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, देयर जो उनकी जो खुद की सोर्स ऑफ अर्निंग है टैक्सेस, वहां से उन्हें सिर्फ 1% आता है, बाकी 80% स्टेट देता है, सॉरी सेंटर देता है, और 15% स्टेट देता है। इससे क्या हुआ, जब 95% पैसा बाहर से आएगा, पंचायत का खुद का अर्निंग पावर सिर्फ 1% है, तो इससे जो ऑटोनॉमी है पंचायत की वो इफेक्ट होती है। ठीक है, यही आर्टिकल में दिया गया है कि पंचायत देखो 3 लेवल पे एक्ट करती है, आपको पता है ना, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, इनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको एग्रीकल्चर, ठीक है, रूरल हाउसिंग, वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, गांव में इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, ये सब देखना है। ठीक है, इन सब का डेवलपमेंट करवाना है गांव में। ठीक है, तो उनके लिए भाई इनको फंड चाहिए, तो इनको फंड मिलता है नहीं है, ठीक है, इनके पास टैक्सेस नहीं है, और ये फंड जो है इनका वो सेंटर और स्टेट से आता है ग्रांट के तौर पे। तो उससे क्या हुआ कि कई सारी जो पंचायत हैं, अगस्त में उन्होंने चेन्नई में प्रोटेस्ट किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमें पंचायती राज को इंडिपेंडेंट करना है, मतलब वी वांट टू क्रिएट पंचायती राज सिस्टम ऑफ द कंट्री इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट अभी कहां पे डिपेंडेंट है, वो सेंटर और स्टेट पे डिपेंडेंट है फॉर देयर फंड्स। तो उन्होंने कहा कि इसको इंडिपेंडेंट बनाना है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। ठीक है, फिर एक रिसेंटली रिजर्व बैंक ने रिपोर्ट निकाली थी जो कि फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज पे थी 2022-23 में, यू कैन राइट इन योर मेंस आंसर। उन्होंने कहा कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन प्रमोट करना होगा। ठीक है, और लोकल लीडर्स हैं और ऑफिशियल्स हैं, उनको ज्यादा पावर देनी होगी। ठीक है, और ये भी कहा कि जो टोटल रेवेन्यू 35,000 करोड़ ना पंचायत का था, उसमें से 737 करोड़ केवल उन्होंने टैक्सेस से अर्न किया है, बाकी जो उनका रेवेन्यू वो सारा स्टेट ग्रांट से आया है। ठीक है, सेंटर ने या फिर स्टेट ने ग्रांट दिए हैं, वहां से आया है। ठीक है, और पंचायत कहां से अर्न करते हैं, कौन कौन से टैक्सेस लगाते हैं, दे टैक्स प्रोफेशन, ट्रेड, लैंड रेवेन्यू, स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन फीस, टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी एंड सर्विस टैक्स, ये सारे टैक्सेस हैं, प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, प्लीज। ठीक है, इनको लर्न कर लेना। बाकी देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट इन दिस आर्टिकल, मैंने जो इंपॉर्टेंट था वो डिस्कस कर दिया। फाइन फाइन, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड दिस आल्सो। नाउ इन दिस न्यूज सेक्शन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि सत्येंद्र सेवाल, इनको मेरठ में अरेस्ट किया गया है। किसने अरेस्ट किया है, उत्तर प्रदेश की एटीएस, एंटी टेरर स्क्वाड ने। क्यों अरेस्ट किया, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन पास कर रहे थे पाकिस्तान आईएसआईएस को। ठीक है, अब ये इनके पास इतनी इंफॉर्मेशन आई कहां से, इनके पास इंफॉर्मेशन इसलिए आई क्योंकि इनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने हायर किया हुआ था एज अ मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पे इन्हें हायर किया हुआ था, और इनके पास भाई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी जो ये पास करते हुए पाए गए किसको, पाकिस्तानी आईएसआईए को। ठीक है, अब इनको मल्टीटास्किंग स्टाफ कहां पे हायर किया गया था, किस किस निश में, या किस डिपार्टमेंट तो नहीं कहेंगे, या फिर किस एरिया में, वो था मॉस्को इंडियन एम्बेसी स्टाफर। ठीक है, जो मॉस्को में हमारी इंडियन एम्बेसी है उसको कुछ स्टाफ चाहिए होते हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए इंडिया से, तो इनको एक स्टाफर के तौर पे बनाया गया था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, बट ये भाई इंफॉर्मेशन पास करते हुए पाए गए। फाइन, क्लियर है। ठीक है, बाकी इस आर्टिकल में और इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं इस पेज पे। ठीक है, तो यू कैन स्किप दिस। हाँ, वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच फाइन, जो एक और आर्टिकल इंपॉर्टेंट है इस पेज पे वो है कि जो नन्स है ना, जो क्रिश्चियन नन होती है ना, उनका केस है, उनको 2014 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डायरेक्शन इशू करके कहा होगा कि आपको इनकम टैक्स भरना है। ठीक है, तो उन्होंने उसको केरला हाई कोर्ट में चैलेंज किया, दे चैलेंज्ड इन केरला हाई कोर्ट। फाइन, किस बेसिस पे चैलेंज किया, उन्होंने कहा कि देखो एक तो हम नन हैं, ठीक है, ऊपर से वी आर सिविल डेथ, मतलब उन्होंने कहा कि वी नन्स एंटर इनटू अ स्टेट ऑफ सिविल डेथ। व्हाट इज दिस स्टेट ऑफ सिविल डेथ? स्टेट ऑफ सिविल डेथ का मतलब होता है कि जो सिविल राइट्स है ना और जो सिविल लॉज हैं वो हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, हम सिविल डेथ की स्टेट में एंटर कर चुके हैं। अब ये सिविल डेथ की स्टेट में कैसे एंटर करते हैं, ये ऐसे एंटर करते हैं जब वो अपना वो ऑफ पॉवर्टी लेते हैं, मतलब जब अपनी वो पॉवर्टी की शपथ लेते हैं। पॉवर्टी की शपथ क्या है कि जब नन्स वगैरह, जब नन बनने से पहले उनको एक शपथ दिलाई जाती है कि हम अपना घर बार छोड़ रहे हैं, ना मेरे कोई माँ बाप हैं, ना दुनिया में कोई है, माई होल वर्ल्ड इज माई फैमिली एंड वी विल डू सोशल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द होल वर्ल्ड। ठीक है, हम अपने ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं करेंगे, हम खुद के लिए नहीं कमाएंगे, ठीक है, हम सारा दुनिया के लिए करेंगे। फाइन, दिस इज अ वो ऑफ पॉवर्टी। तो इसके थ्रू दे एंटर इनटू अ स्टेट ऑफ सिविल डेथ। ठीक है, तो जब वो कह रही हैं कि हम एंटर कर चुके हैं सिविल डेथ की स्टेट में, हम अपने लिए खुद के लिए कुछ नहीं कमाते, तो हमारी जो अर्निंग्स हैं वो सारी हम कम्युनिटी वेलफेयर में लगाते हैं, तो उसको आप इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट वाले कैसे टैक्स कर सकते हैं। तो इन्होंने उसको चैलेंज कर दिया था इस 2014 वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डायरेक्ट को कहां पे, केरला हाईकोर्ट में। ठीक है, केरला हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर उन्होंने इसकी हायर अपील डाली कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में।
ठीक है, अपील क्या डाली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि जो पर्सन सिविल डेथ ले चुका है वो इनकम अर्न नहीं कर रहा है, फिर ही इज नॉट अर्निंग द इनकम, he is earning the income which belongs to the community, he is not earning the income for his personal use, so you cannot tax it, fine, clear है। तो यही पूरा आर्टिकल था इस बारे में। तो ये नन का केस चल रहा है, पहले केरला हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी उन्होंने, और उनका लॉजिक क्या है कि हम सिविल डेथ वाली स्टेट में एंटर कर जाते हैं जब हम अपना वो ऑफ पॉवर्टी लेते हैं, मतलब जब अपने घर बार दुनियावादी त्यागने का जब शपथ लेते हैं ना, तो वी एंटर इनटू अ सिविल डेथ। तो सिविल डेथ वाले, ठीक है, अपनी इनकम अर्न नहीं करते हैं, दे अर्न फॉर कम्युनिटी, तो यू कैन नॉट टैक्स इट। ठीक है, केस क्लियर है आपको, स्टोरी क्लियर है आर्टिकल की, ठीक है, फाइन, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, नेक्स्ट ऑन पेज 11 न्यूज यू हैव वन थिंग विच इज कंसेंसस विद द स्टेट्स एंड एनर्जी सिक्योरिटी आर पार्ट ऑफ रिफॉर्म्स। तो बेसिकली दिस इज अ इंटरव्यू ऑफ आवर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागेश्वरन, ठीक है। तो उसमें जो इंटरव्यू हुआ उन्होंने कुछ बातें कही हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि देखो, जो काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी है ना, वो कंट्री में कब चाहिए, जब इकोनॉमी रिकवर कर रही हो, ठीक है, मतलब जब इकोनॉमी रिकवर कर रही हो, यू मस्ट पुल बैक द फिजिकल स्टिमुलस स्लोली इन सच अ वे दैट यू रीबिल्ड द फिजिकल स्पेस फॉर द नेक्स्ट टाइम इट इज नीडेड। सिंपल वर्ड्स में समझो, जब आपकी इकोनॉमी रिकवर कर रही हो ना, हमारी इकोनॉमी रिकवर कर रही है पैंडेमिक से, ठीक है, तो एडवाइजर साहब का कहना है कि जब आपकी इकोनॉमी रिकवर कर रही हो तो जो गवर्नमेंट फिजिकल स्टिमुलस प्रोवाइड करवाती है ना, फिजिकल स्टिमुलस मतलब है कि मान लो कॉर्पोरेट्स ने बैंक से लोन उठाया, ठीक है, और वो रीपे नहीं कर पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट कॉर्पोरेट्स को फिजिकल स्टिमुलस प्रोवाइड करवाती है, मतलब रुपए प्रोवाइड करवाती है कि भाई चलो आपने 1 लाख करोड़ का लोन लिया था, आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो वी प्रोवाइड 50,000 करोड़ फ्रॉम आवर साइड, बाकी के 50 करोड़ आप पे कर देना, ठीक है, मतलब उनके बिहाफ पे 50,000 करोड़ गवर्नमेंट पे करती है, उसको कहते हैं फिजिकल स्टिमुलस। तो इनका कहना है कि जब इकोनॉमी रिकवर कर रही हो तो फिजिकल स्टिमुलस आपको बढ़ाना नहीं है, ठीक है, ना एकदम से कम करना, बट उसको धीमे धीमे खत्म करना है। मतलब पहले आप 50,000 करोड़ दे रहे थे, अब आप कह दिए कि हम सिर्फ 10,000 करोड़ देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि इकोनॉमी रिकवर कर रही है, आपको अर्न करना चाहिए था जिसने वो कॉर्पोरेट ने लोन लिया है, ठीक है, तो आपको धीमे धीमे फिजिकल स्टिमुलस को खींचना है वापस, ठीक है, ठीक है। अब इनका ये कहना था कि जो रियल इशू है ना फिजिकल स्टिमुलस प्रोवाइड करवाने का, वो ये है कि ये बहुत समय तक इकोनॉमी में रहता है। मतलब फॉर एग्जांपल जो इन्होंने बताया कि इन्फ्लेशन का जो रीजन था ना 2022-23 में, वो रीजन 2022-23 में रशिया यूक्रेन वॉर नहीं था, ठीक है, वो ठीक है, तो 2022-23 में जो इन्फ्लेशन था ना, वो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से नहीं था। वो इन्फ्लेशन क्यों था? क्योंकि गवर्नमेंट ने फिजिकल स्टिमुलस प्रोवाइड कर रखा था बहुत ज्यादा। मतलब फिजिकल स्टिमुलस जब आप प्रोवाइड करवाएंगे ना, मान लो आपने किसी कॉर्पोरेट ने रुपया उठाया, ठीक है, 1 लाख करोड़, वो पे नहीं कर पा रहा, आप पे कर रहे हो उसकी जगह, तो आप मनी सप्लाई बढ़ा रहे हो इकोनॉमी में। जब आप मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ा रहे हो तो आपको पता है इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, ठीक है, तो उसका रीजन था फिजिकल स्टिमुलस, इन्फ्लेशन का रीजन, फाइन। उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हैं जिसको फाइनेंस मिनिस्टर ने मेंशन किया था अपनी बजट स्पीच में, वो क्या है, वो इसको ध्यान से सुनना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान से सुनना इसको। जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स है ना, वो कौन से रिफॉर्म्स हैं? वो हैं कि आपको स्टेट गवर्नमेंट्स जो कि और बाकी के स्टेक होल्डर्स हैं, इनके बीच में कंसेंसस को बिल्ड करना ही नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हैं। कंसेंसस क्यों बिल्ड करनी है? क्योंकि ये भी सब नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ नेशनल गवर्नमेंट, दिस स्टेट एंड अदर स्टेक होल्डर्स आर द सब नेशनल गवर्नमेंट्स, ठीक है। इसलिए जो हेल्थ है, लर्निंग आउटकम्स हैं, या स्किलिंग इश्यूज हैं, या लैंड रिफॉर्म्स हैं, या लैंड कन्वर्जन है, इन सब इंपॉर्टेंट थिंग्स पे, या वो लेबर कोड्स हैं, ठीक है, या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, इन सब के लिए यू वांट दीज आर थिंग्स विच आर प्रीडोमिनेंटली स्टेट सब्जेक्ट्स। तो ये सारे स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके इनमें चेंजेस लाने के लिए, इनमें जो चेंजेस लाने के लिए, वो वन थिंग यू रिक्वायर इज दैट यू हैव अ कंसेंसस विद दीज स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स क्या है? स्टेट गवर्नमेंट और अदर स्टेक होल्डर्स है ना, जो उनके साथ कंसेंसस बिठाना। क्यों कंसेंसस क्यों बिठाना है? क्योंकि जो सब्जेक्ट है ना, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड कन्वर्जन, लेबर कोड्स, ये सारे मेजरली स्टेट सब्जेक्ट्स में आते हैं, ठीक है, तो उनकी सहमति बहुत जरूरी है इनमें चेंजेस लाने के लिए। तो दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म, एंड दिस इज नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, 3 टाइप्स ऑफ रिफॉर्म इन इकोनॉमी, फाइन। आर्टिकल क्लियर है आपको? बस यही इंपॉर्टेंट था, मेजर था, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्या है वो? कंसेंसस बिठाना, किनके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है, क्योंकि स्टेट भी मेजर प्लेयर है, ठीक है, दे आर सब नेशनल गवर्नमेंट्स, फाइन। नेक्स्ट इन दिस पेज नथिंग इंपॉर्टेंट, बाकी कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, फाइन। ऑन पेज नंबर 12 इन द न्यूज सेक्शन there is no important news, you can skip it, fine. Money wise this also you can skip it because ये टॉक करता है क्रेडिट कार्ड्स, आपको क्रेडिट स्कोर बनाने में कैसे हेल्प कर सकते हैं, which is not important from our perspective, fine.
नाउ पेज 14 वी कम टू वर्ल्ड न्यूज। अब वर्ल्ड न्यूज में कोई भी न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बता देता हूं। यूएस की एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, ठीक है, ईरान में, कोई जरूरत नहीं है। बाइडन इलेक्शन लूज कर चुके हैं साउथ कैरोलिना में, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। फाइन। श्रीलंका अलायंस, कोई जरूरत नहीं है। रशियन मिनिस्टर ने विजिट किया साउथ कोरिया, नॉट इंपॉर्टेंट। श्रीलंकन प्रेसिडेंट ग्रेजुअली ईजिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट वो ये है कि चिले कंट्री में वाइल्ड फायर्स, ठीक है, फॉरेस्ट में वाइल्ड फायर्स हुई जिसमें 51 लोग, एटलीस्ट 51 मारे गए। फाइन। अब ये चिली कहाँ है, इसकी लोकेशन देख लेते हैं। दिस इज साउथ अमेरिका एंड दिस इज द चिले कंट्री, ठीक है। दिस इज द चिले कंट्री इन साउथ अमेरिका, सॉरी, ठीक है। दिस इज द लोकेशन ऑफ चिले। फाइन। साउथ पैसिफिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन, ठीक है। इक्वेटर जस्ट उसके ऊपर, इक्वेटर चिली के थ्रू पास नहीं करता है, ध्यान रखना, ठीक है। फाइन, क्लियर है। तो दिस इज द होल आर्टिकल एंड देयर इज नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स, कोई जरूरत नहीं है। फाइन, दिस इज ऑल स्पोर्ट्स, ठीक है। एंड दिस इज साइंस सेक्शन विच वी हैव डिस्कस्ड। फाइन। तो वी हैव कंप्लीटेड द हिंदू डिस्कशन। फाइन। आई होप आपको पसंद आया होगा। यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस, ठीक है। तो वी आर डन विद आवर एनालिसिस एंड वी डू एनालिसिस डेली, ठीक है। देन थैंक यू फ्रॉम आवर यूपीएससी एस्पिरेंट्स कम्युनिटी साइड, ठीक है। ऑन दिस नोट वी फिनिश आवर सेशन ऑफ टुडेज 5th Feb 2024 द हिंदू सेशन। फाइन, थैंक यू सो मच गाइज।